आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मथुरा में जो पानी की टंकी मामला सामने आया है उसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मथुरा टंकी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। एनडीआरएफ और जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वो भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू किया जा रहा है। टंकी हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कल ये भयानक हादसा हो गया। मथुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और 2 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। मौके पर अभी इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव के काम में लगी हुई हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। 2 लोगों की दबकर इस हादसे में मौत हो गई, 13 घायल हुए और कई घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बता दें कि मौके पर मौजूद टीवी9 संवाददाता कान्हा अग्रवाल की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है मथुरा की कृष्णा बिहार कॉलोनी में, जहां पर लगभग 14 घंटे बीत चुके हैं और 14 घंटे के बावजूद यहाँ पर रेस्क्यू अभियान आप देख सकते हैं लगातार चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं कृष्णा बिहार कॉलोनी में। कल पानी की टंकी धराशायी हो गई थी, जिसके बाद 2 लोगों की मौत और 1 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 12 से 14 घंटे बीत गए हैं और अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड, साथ ही साथ सेना पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों को जताया जा रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग अभी इसके अंदर दबे हो सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये जो टंकी जो गिरी है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं, लोगों की मौत, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यदि इसके अंदर बॉडियां मिलती हैं या कोई और व्यक्ति की यहाँ पर मिलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? हालांकि जो सूचना में जानकारी मिली है कि जो आगरा की कंपनी थी जिसने टंकी बनाई थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मलबे में तब्दील हो चुकी ये पानी की टंकी महज 4 साल पहले बनी थी और कल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पानी की टंकी गिरने के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सेना के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और इसमें दबे लोगों को बाहर निकाला। बहुत तेज धमाका हुआ, पानी का फुहारा सा निकला था एकदम से और भरर भरर करके पूरी टंकी नीचे गिर गई थी। इस टंकी का निर्माण जल निगम ने गंगा जल पेयजल परियोजना के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था और महज 4 साल में ढह जाने से सरकार और प्रशासन बैकफुट पर हैं। इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कोई होगा इसमें कोई बचेगा नहीं। मैं गया था, वहाँ लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी भी है, लोगों ने शिकायत भी की थी और उसके बाद भी फिर ये गुणवत्ता की जांच हुई नहीं हुई, ये पूरा जो है पूरा प्रकरण ये पूरा जांच का विषय है और उसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए हादसे को लेकर अपडेट आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र के लोनावला में ये बड़ा हादसा हुआ था और एक ही परिवार के 5 लोग घुसी डैम में बह गए। आपको बता दें 2 लोगों की मौत की खबर आई थी, 2 की तलाश जारी है। छुट्टियां मनाने के लिए पूरा परिवार लोनावला पहुंचा था, जिसकी तस्वीरें भी लगातार टीवी9 आपको दिखा रहा था, लेकिन अचानक आए फ्लैश फ्लड में परिवार बह गया। महाराष्ट्र के लोनावाला में भूशी डैम पर एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। ये परिवार लोनावाला के भूशी डैम पर छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन डैम अचानक ओवरफ्लो होने से पूरा परिवार पानी में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अचानक पानी आने पर परिवार के 5 लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वो भी एक दूसरे को पकड़कर पानी की रफ्तार के सामने डटे रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पानी में एक छोटी बच्ची बह गई, फिर थोड़ी देर बाद पूरा परिवार पानी में बह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई उन सभी को एक साथ बंधे रहने की सलाह दे रहा है। देखते देखते पूरा परिवार पानी में बह गया। घटना के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तलाश में डैम के बाद नदी के किनारे 3 लोगों के शव बरामद हो गए। रेस्क्यू टीम द्वारा 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के बाद 2 मंजिला मकान गिर गया है। एक मजदूर की मौत और 2 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है।
तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है, फंसे मजदूरों को निकाला जा रहा है। तेज बारिश के बाद 2 मंजिला ये मकान भरभरा कर गिर गया और एक मजदूर की इसमें मौत भी हो गई है। 2 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अंदर पूरी तरह से ये मजदूर फंसा हुआ है और रेस्क्यू टीम उसे निकालने का प्रयास कर रही है। और गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश को लेकर खबर है, जहां अहमदाबाद के शैला में बारिश से सड़क धंस गई है। आपको बता दें, बारिश से बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। आपको बता दें, अहमदाबाद के कई इलाके भारी बारिश के बाद जलमग्न हैं। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद के शैला की हैं, जहां मानसून की बारिश के बाद बीच सड़क पर ही कई फीट लंबा चौड़ा गड्ढा हो गया और बीच सड़क पर बने गड्ढे में पानी झरने की तरह गिरने लगा। बीच सड़क पर गड्ढा होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। प्रशासन ने पूरे इलाके को बंद कर दिया और गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़क, घर, सभी जगहों पर कई फीट पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के केके नगर में एक पेड़ उखड़कर 2 कारों पर गिर गया, जिसमें दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पेड़ गिरने के बाद दोनों कार चपटी हो गई हैं। अहमदाबाद के दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही है। ये तस्वीर अलगपुरी सोसाइटी की है, जहां भारी बारिश के बाद सोसाइटी में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। मेहसाणा में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियां सड़क पर चल नहीं, तैर रही हैं। और बेहिसाब बारिश की वजह से गुजरात का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, घर में सैलाब घुस गया है। गुजरात के कई इलाकों की यही कहानी है। सूरत में आसमान से झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा सूरत पानी हो चुका है। ये तस्वीर डायमंड सिटी सूरत की है, जहां आसमान से बरस रही आफत की वजह से शहरों में सड़कों का नामो निशान मिट गया है। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिससे होकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से फर्राटा भरने वाली गाड़ियां भी पानी के बीच बंद हो गई, जिन्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ रहा है। बाइक को भी लोग धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। हर तरफ पानी है, शहर जैसे समंदर बना है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कई जिलों में ऑरेंज और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भी आशंका जताई है। समस्या लोगों को अपने धंधे पर जाने के लिए दिक्कत हो रही है। पूरा पानी भर गया है तो गाड़ी भी नहीं चल रही है। पानी सुबह से भरा हुआ है। 6:30 बजे से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ खाने पीने की चीज लेने में दिक्कत हो रही है। घर से निकल नहीं पाते। और उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास बर्फ का पहाड़ ढहने से हड़कंप मच गया है। गनीमत रही कि एवलांच से कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास दिल दहला देने वाला भयावह मंजर देखने को मिला। ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। ग्लेशियर पर हिमस्खलन के कारण भर कर बर्फ नीचे गिरने लगी और बर्फ का पहाड़ देखते देखते पूरी तरह ढह गया। इसमें आप देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम के पास के इलाके की पहाड़ियों से बर्फ के पहाड़ भर कर तेजी से नीचे सरक रहे हैं। केदारनाथ धाम के पास एवलांच देखकर श्रद्धालु दंग रह गए। चौराबाड़ी ग्लेशियर और गांधी सरोवर से ऊपर हिमस्खलन से बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे खिसकते हुए दिखाई दे रहा है, जो गहरी खाई में समा गया। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के मुताबिक चौराबाड़ी हिमनद से हुए एवलांच से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और केदारनाथ सहित पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। इस इलाके में हिमस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं ने भी इस घटना को देखा और कई ने इसे अपने मोबाइल में कैद भी किया। और असम की बात करें तो असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य के करीब 12 जिलों के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में मानसून की बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है,
ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में कछार जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कछार के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कछार में 67,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीर डिब्रूगढ़ की है, जहां मानसून की बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। डिब्रूगढ़ में बाढ़ जैसे हालात के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक समीक्षा बैठक की। प्रभावित इलाके में हर संभव मदद पहुंचाने का आदेश दिया। असम में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नए कानून के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर को लेकर खबर है। पहली एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली के कमला मार्केट थाने में और बीएनएस की धारा 285 के तहत दर्ज हुई एफआईआर को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब देश में आईपीसी की जगह अब बीएनएस लागू। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जितेंद्र, नए कानून के तहत दिल्ली में दर्ज हुई पहली एफआईआर के बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पहली एफआईआर है दिल्ली के अंदर रात 1:30 पर दर्ज हुई है दिल्ली के कमला मार्केट थाने के अंदर, जिसमें साफ तौर पर धारा 285 के तहत ये दर्ज की गई, जिसमें एक रेहड़ी लगाने वाले शख्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि वो शख्स जबरदस्ती नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जो फुट ओवर ब्रिज है वहां पर अपनी दुकान लगा रहा था, जिसको लेकर कई बार रोका गया उसको, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके खिलाफ ये 285 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। तो यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता है, जो बीएनएस है, उसके तहत ये पहली एफआईआर दिल्ली में धारा 285 के तहत दर्ज की गई है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। और बड़ी बात यह है कि आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कानून ब्रिटिश राज में बने कानूनों की जगह लेंगे। नए कानून लागू होने से कई सारे नियम कायदे बदल गए हैं। आज से होने वाले अपराध नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि आज से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत कुछ बदल गया है। सरकार के मुताबिक नए कानूनों में अब दंड नहीं, न्याय पर जोर दिया गया है। और आज से 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के बने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ले लिया है। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे, क्योंकि नए कानून में कई नई दफा यानी धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबूत जुटाने को अहमियत दी गई है और किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। अब कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल जुरिडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां लोकसभा में मनीष तिवारी का स्थगन प्रस्ताव नोटिस और कांग्रेस सांसद ने नए कानून पर चर्चा की मांग की है। आज से देश भर में लागू हुए हैं 3 नए आपराधिक कानून और उसी के तहत इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सांसद ने नए कानून पर चर्चा की है मांग। लोकसभा में मनीष तिवारी का स्थगन प्रस्ताव नोटिस। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में अवैध संबंध के आरोप में एक युवक और युवती की बेरहमी से पिटाई की गई। लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक शख्स महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीट रहा है। लड़की दर्द से करह रही है, लेकिन वो शख्स उस महिला को लगातार पीट रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काली टी शर्ट पहने एक शख्स पहले लड़की को डंडे से पीटता है। लड़की चीखती चिल्लाती है और कुछ देर बाद बेसुध हो जाती है। फिर वो शख्स लड़की को डंडे से मारना शुरू करता है। एक महिला छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मानता नहीं है और लगातार दोनों को पीटता रहा। महिला की पिटाई की ये खौफनाक तस्वीर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा की है। बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल में सियासी घमासान शुरू हो गया।
और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बंगाल में महिला की सरेआम पिटाई पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इसको लेकर बड़ा बयान, पिटाई का वीडियो क्रूरता का प्रमाण। टीएमसी कैडर और एमएलए इसे उचित ठहरा रहा है। संदेश हाली से उत्तर दिनाजपुर, ममता सरकार में महिलाएं और सुरक्षित। अब उत्तर दिनाजपुर में महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी सरकार पर कैसे जमकर हमला बोला, देखिए इस रिपोर्ट। जो कपल को ऐसा मार रहा है और उसमें जो ये काम कर रहा है, सब तृणमूल कांग्रेस का लोग है। एक तो उधर एमएलए का मुख्य जो आरोपी है वो तृणमूल का एमएलए का बहुत नजदीक है और तृणमूल कांग्रेस का नेता है। और जब कोई ऐसा घटना हो जाता है, तृणमूल कांग्रेस साथ साथ पल्ला झाल लेता है, ये हमारा पार्टी का नहीं है। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने की कोई अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस वालों ने लिपापोती करने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की हर संभव प्रयास करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया गया है, जो दोबारा कराई गई थी। 23 जून को ये परीक्षाएं दोबारा कराई गई थी और अब इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। 813 छात्रों का स्कोर कार्ड जारी किया गया है। और नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन भी जारी है। गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार स्कूल मालिक को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। अब सीबीआई स्कूल मालिक से पेपर लीक केस से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। यूजी परीक्षा आयोजित करने में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं। इस मामले में गोधरा के जय जलाराम स्कूल के ट्रस्टी दीक्षित पटेल को सीबीआई ने आणंद से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उनसे पूछताछ के लिए 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंप दिया है। सीबीआई का कहना यह था कि ये जो दीक्षित पटेल है, उनका कुछ न कुछ रोल है, वो कंफर्म करने के लिए उनकी रिमांड की ज़रूरत है। हमने बताया था कि भाई दीक्षित पटेल को तो एग्ज़ाम के दिन अंदर अलाउ भी नहीं किए थे और उनका रूल कुछ भी नहीं है और वो तो सिर्फ ट्रस्टी है, वो टीचर भी नहीं है, इसलिए रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने 4 दिन का रिमांड दिया है। सीबीआई ने 3 दिन पहले गुजरात के गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद के कई लोकेशंस पर छापेमारी की थी। इसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस बीच सीबीआई की एक टीम कल पटना के बेउर जेल पहुंची और पेपर लीक केस में अरेस्ट आरोपियों से पूछताछ की। शनिवार को भी सीबीआई की टीम बेउर जेल पहुंची थी और पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की थी। सीबीआई को कोर्ट से कुल 5 आरोपियों की रिमांड मिली है। नीट पेपर लीक मामले में ही सीबीआई की तेज होती जांच को लेकर भी बड़ा अपडेट, जहां सीबीआई की टीम अब लातूर पहुंची है। आरोपी संजय जाधव और जलील पठान से पूछताछ और लातूर पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब इनसे सवाल जवाब करने भी शुरू कर दिए हैं। और अब बात संसद के सत्र की कर लेते हैं। लोकसभा में आज शुरू होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। कल प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में चर्चा पर देंगे जवाब। बड़ी बात यह है कि संसद में आज विपक्ष के हंगामे के भी पूरे आसार हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष हमलावर है सरकार पर। नीट समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा, अपना मुद्दे उठाएंगे विपक्ष के नेता। और पूरे हंगामे के आसार हैं जब आज संसद की कार्यवाही शुरू होगी। नीट समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। विपक्षी दलों की तरफ से संसद में नीट पेपर लीक कांड को लगातार संसद में उठाया जा रहा है और सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी संसद में नीट पेपर लीक और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में बहस और हंगामे की संभावना है। लोकसभा में आज बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसका समापन कल प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ होगा। वहीं राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है और पीएम मोदी इस चर्चा पर जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का ये पहला सत्र है जो 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बोले हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पर चर्चा करेंगे। ये भी कहना है चिराग पासवान का। जब से मोदी सरकार ने तीसरी बार देश की कमान संभाली है, सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की लगातार मांग कर ही रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही थी और इस दिशा में उनका प्रयास जारी है। बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोग की उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी जरूरत है उस पे भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जा सके। जाहिर है केंद्र में बनी मोदी की तीसरी सरकार में बिहार से जीते एनडीए सांसदों की बड़ी हिस्सेदारी है और मोदी सरकार इस बार सिर्फ बीजेपी सांसदों के बल पर ही बहुमत में नहीं है। उसे बने रहने के लिए नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 और चिराग की पार्टी के 5 सांसदों के भी समर्थन की भी सख्त जरूरत है। ऐसे में सहयोगी की मांग पर मोदी सरकार कितना ध्यान देती है, ये देखने वाली बात है। और बड़ी खबर, यूपी में नौकरियों में आरक्षित पदों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच चिट्ठी विवाद को दिखावा करार दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। 2 दिन पहले अपना दल सोनेलाला के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर नौकरियों में ओबीसी और एससी कोटे को जनरल कैटेगरी में बदलने का आरोप लगाया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने उनके आरोपों का जवाब दिया और मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। आरक्षण में अनदेखी के आरोपों को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अनुप्रिया पटेल पर भी निशाना साधा। जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मजदूर परिवार को बिजली विभाग ने जोर का झटका दे दिया है। ये जोर का झटका आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक झुग्गी में रहने वाले मजदूर परिवार को 31 लाख का बिल आया है। इस परिवार के पास घर के नाम पर महज एक कमरा है जिसमें केवल 2 बल्ब और 3 पंखे ही चलते हैं। बावजूद इसके बिजली विभाग ने भारी भरकम बिल उसके माथे पर मढ़ दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिजली का ये बिल सिर्फ 2 महीने का ही है। बिजली विभाग के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से शुभलाल साहनी का परिवार परेशान है। बिल जमा नहीं करने की वजह से बिजली विभाग ने कनेक्शन भी काट दिया है। शुभलाल साहनी का परिवार बिजली विभाग की गलती को सुधारने के लिए लगातार विभाग का चक्कर काट रहा है। तो बिल दिखाएं तो उन्होंने बोले कि ये लगभग 31 लाख के तुम्हारा ऊपर डिश गिरा हुआ है। 31 लाख का बकाया बिल सुनकर शुभलाल साहनी के होश उड़ गए। इतनी भीषण गर्मी में पूरा परिवार बिना बिजली के परेशान है। बिजली विभाग का चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हैदराबाद के पास मुचिंथल में बनी भव्य समता मूर्ति के दर्शन किए हैं और इस मौके पर उन्होंने श्री श्री त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी जी का भी लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र को विकसित करने में स्वामी जी और माय होम ग्रुप के अध्यक्ष रामेश्वर राव के प्रयास की सराहना भी की। Swami ji conceptualized this beautiful
exposition of India's rich heritage and culture. And I would like to compliment Mr. Rao of My Home and TV9, who contributed so generously to make this a reality. Prime Minister Shri Narendra Modi is working on the principles and the teachings of Ramanuja Swami, and I am confident that with the blessings of Swamiji, we will all achieve our goal of making India a developed nation by 2047. Viksit Bharat, Atmanirbhar Bharat, Sashakt Bharat, Samruddh Bharat. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पहले मॉस्को में भी एक विशाल मंदिर बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। रूस में रहने वाले भारतीयों के एक संगठन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पत्र लिखा है और मंदिर बनाने के लिए मॉस्को में जमीन देने की मांग कर दी है। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष सामी कोतवानी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को संबोधित कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से निजी आधार पर होगा। ये मंदिर न केवल रूस में भारतीय प्रवासी के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र होगा, बल्कि बहुराष्ट्रीय भारतीय समर्थन में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी होगा। इस प्रकार मॉस्को में हिंदू मंदिर न केवल भारतीय संस्कृति के लिए एकता का केंद्र और आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि हमारे देश के लोगों के बीच में मजबूत संबंधों का परिणाम भी होगा। दरअसल अबू धाबी की तरह मॉस्को में भी विशाल मंदिर बनाने की योजना है। इसी साल बसंत पंचमी के दिन पीएम मोदी ने अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। और अब बात कथावाचक प्रदीप मिश्रा की, जो नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर अब विवाद को लेकर कथावाचक के ताप्ती नदी पर दिए बयान का विरोध जताया जा रहा है। बरसाना के बाद अब एमपी के बैतूल में भी विरोध को लेकर खबर है। प्रदीप मिश्रा ने ताप्ती नदी को श्रापित बताया था। ताप्ती के दरबार पर आकर माफी की मांग उठी है। दो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से प्रदीप मिश्रा को लेकर जारी विवाद के बीच उन्होंने माफी भी मांगी, और देखिए किस तरीके से राधा रानी पर दिए बयान के बाद उनकी माफी की ये तस्वीर सामने आई थी। लेकिन इस बीच एक और विवाद को लेकर खबर है। मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बरसाना के बाद एमपी के बैतूल में जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है उसके बारे में क्या खबर शुभम? देखिए, प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो उनका जो राधा रानी को लेकर विवाद था, उसके बाद उन्होंने नाम बदल कर माफी मांगी, मगर अब मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई जो जगह है जहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, उस नदी के बारे में प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि यह एक शापित नदी है जिसे यमुना ने श्राप दिया था, और यही कारण है कि यहाँ पर जो अस्थियां हैं वो जल्दी गल जाती हैं। इसी को लेकर जो ताप्ती मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने इसे नदी का अपमान बताया है। कहा है कि ये हमारी आस्थाओं पर बड़ी चोट की है प्रदीप मिश्रा ने, और उनको इस मंदिर में आकर माँ ताप्ती से माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो अब इसके बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी विवाद पर माफी मांगी, मगर अब यहाँ पर कोई माफी मांगते और नहीं मांगते हैं तो फिर ये विवाद कितना बढ़ता है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुभम, शुक्रिया। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज लगातार तीसरे दिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहले 2 दिनों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ओम जय शिवाय ओंकारा। बाबा बर्फानी के जिसने भी साक्षात दर्शन किए वो खुद को धन्य समझता है। बाबा बर्फानी कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच अमरनाथ गुफा में विराजते हैं। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों में 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बने शिवलिंग के दर्शन किए। इस बीच तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू से नूनवान और बालटाल बेस कैंप पहुंच गया और पवित्र गुफा की ओर रवाना हो चुका है। हजारों श्रद्धालु एक कतार में जय अमरनाथ जय भोलेनाथ के नारे लगाते हुए यहाँ पहुँचते हैं।
और बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन करते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन कल भी भव्य आरती और पूजा की गई। और आपको बता दें, आज तीसरे दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल बेस कैंप में रात से ही लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साहित तो हैं, लेकिन उस उत्साह के साथ बढ़ते श्रद्धालुओं की ये तस्वीर भी आई है सामने। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे खास बातचीत की। बम बम बोले, बम बम बोले, भोले की फौज करेगी मौज। पहली बार यात्रा कर रहे हैं आप लोग? ये हमारी 15वीं यात्रा है जी, और हमारा 28वां जत्था है बस का। ये 28 साल से आ रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी। तो हर बार यही जोश बरकरार रहता है? हर बार इससे भी बढ़कर हर साल जोश अपने आप बढ़ जाता है जब ये यात्रा आती है जी। यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत बढ़िया चल रही है यात्रा। आपकी ये कितनी यात्रा है? मेरी होगी कोई 20वीं यात्रा से। 20वीं यात्रा। लगातार आप आते जा रहे हैं? लगातार आ रहे हैं हम तो लॉकडाउन में भी आए थे। लॉकडाउन में भी आए जी। आप तो युवा लगने लगता है, पहली बार आए? नहीं, मेरी 12वीं बार है। 12वीं यात्रा? 12वीं यात्रा है। मैं छोटे और 2006 से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। कितने साल के हो गए? मैं हो गया 21 साल का। अच्छा, तो तब कम उम्र में भी जाने देते थे? हाँ जी, तब उम्र में भी जाने देते थे। एक बार ही फंस गया था, बट फिर भी जा रहे थे। अभी यात्रा है आपकी? मेरी 18वीं 20वीं यात्रा होगी। अच्छा, और बहुत उत्साह से यात्रा करने जा रहे हैं। उत्साह की बात हम कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें जरूर दिखाई कि तिरंगे झंडे के साथ भी यहाँ पर यात्री जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और बात T20 चैंपियंस की करते हैं। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया पर पैसों की बरसात हो रही है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ के इनाम की घोषणा कर दी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी बीच बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए प्राइज मनी के तौर पर 125 करोड़ रुपए का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को बीसीसीआई 125 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। जय शाह ने कहा, मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को प्राइज मनी के तौर पर 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार खेल, प्रतिभा, संकल्प और खेल भावना को दिखाया। मैच जीतने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों और टीम के कोच से बात की और वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी थी। खबर है कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती है। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, विराट और रोहित के बाद अब रविंद्र जडेजा ने भी लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के ऐलान के बाद जडेजा की तरफ से क्या कहा गया? बड़ा अपडेट कहा, मैंने हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। आप लोगों के अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद। T20 वर्ल्ड कप में जीत की खुशी के साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका दिया। रविंद्र जडेजा के ऐलान के बाद उनके फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई। रविंद्र जडेजा ने अपने संन्यास की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अपने दिल से कृतज्ञता के साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट को अलविदा कहता हूं। एक सरपट दौड़ की तरह मैंने हमेशा अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और आगे भी अन्य फॉर्मेट में इसे जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना ये मेरे T20 इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा पल भी है। आप सभी का इन यादों के लिए शुक्रिया, साथ लगातार हौसला बढ़ाने के लिए भी। जडेजा इस बार T20 वर्ल्ड कप में कोई जादू नहीं दिखा पाए हैं। 8 मैचों की 5 पारियों में 11.66 की एवरेज और 159.09 की स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए। 14 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ 1 विकेट लिया। और कल नए आर्मी चीफ ने पदभार संभाल लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान भी साथ में सामने आ गया है। सेना अभी सभी चुनौतियों के लिए सक्षम है, ये कहना है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का। सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। It will be my endeavor to ensure that the Indian Army is always ready to operate in the full spectrum of conflict, maintaining complete synergy with Indian Navy, Indian Air Force and other stakeholders. This will ensure that India's interests are secured
and we become a major pillar of nation building to achieve the vision of Viksit Bharat 2047. It will be my priority to ensure that the interests and welfare of all ranks and defense civilians of the Indian Army are looked after. My responsibility towards the veterans, Veer Naris and their families is a sacred commitment, and I assure this extended family my full support. I am fully conscious of the responsibility assigned to me, and I assure the country and fellow citizens that the Indian Army is fully capable and ready to face all current and future challenges.